Hello everyone. So welcome to our YouTube channel Textbook Simplified, and we are discussing chapter number 2 of 11th Gujarat Board Economics textbook. Hope you all are doing very well and 5 पार्ट्स अभी तक अपलोड हो गए हैं. आपने वो सारे पार्ट्स देखे होंगे. आज आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का. ठीक है, तो आज ये चैप्टर हम एंड करने वाले हैं. राइट, तो लास्ट क्लास में हमने चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस किया था. आज हम जो अलग अलग चेंजेस आते हैं इकोनॉमी के अंदर उसको डिस्कस करने वाले हैं. ट्रेड साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट अस बिगिन आवर क्लास. ओके, सो ट्रेड साइकिल. Economic activities go through phases of dynamic changes like a human life goes through changes. Such changes are basically of 4 types: irregular changes, seasonal changes, long run regular trend and long run dynamic changes which are cyclical in nature. तो जैसे एक ह्यूमन लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं, ओके, उसी तरह से जो एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसमें भी चेंजेस आते हैं समय के साथ. और इन्हीं चेंजेस को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. पहला है इरेगुलर चेंज. तो जैसा टर्म में आपको समझ में आ रहा होगा, ये इरेगुलर होता है, इसकी कोई एक रेगुलर इंटरवल नहीं होती. सेकेंड है सीजनल चेंजेस. सीजन बाय सीजन जो चेंजेस आते हैं एक्टिविटीज़ में. लॉन्ग रन रेगुलर ट्रेंड, मतलब लॉन्ग रन में जो हर इकोनॉमी के अंदर एक रेगुलर बेसिस पर ट्रेंड होता है डिमांड का, सप्लाई का, वो. एंड लास्ट है लॉन्ग रन डायनेमिक चेंजेस. ये लॉन्ग रन में होने वाले वो बदलाव हैं जो डायनेमिक हैं, फ्लेक्सिबल हैं. ठीक है, तो लेट अस सी 1 बाय 1. Irregular changes. These are accidental changes which occur in an economic activity. Example: floods, famines, storms, fire and so on. Such accidents impact an economic activity in the short run and sometimes in the long run. These changes may generally occur and or have their impact in some sectors or some regions of an economy only. For example, only in the agriculture sector or only in the industrial sector. तो ये एक्सीडेंटल चेंजेस होते हैं. ओके, जैसे फ्लड आ जाना, ओके, या फेमाइन हो गया, सूखा पड़ गया, ड्रॉट है, स्टॉर्म, साइक्लिकल स्टॉर्म आ गया, आग लग गई. तो इन सब कारणों से डेफिनेटली जहाँ पर भी ये घटनाएं हो रही हैं वहाँ पे इसका इम्पैक्ट तो होगा. और ये इम्पैक्ट जो है वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाए और शॉर्ट रन में ही इम्पैक्ट हो उसका. लेकिन कई बार डिवास्टेशन या उसका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट होता है. और ज़रूरी नहीं कि जब ये इवेंट हो रहा है तो ऑल ओवर इन द इंडिया होगा. ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर प्लेस में हो रहा होगा. तो जिस पर्टिकुलर प्लेस में वो हो रहा होगा वहीं पे इसका इम्पैक्ट. जैसे ड्रॉट है तो ड्रॉट हर जगह तो नहीं आएगा ना, फ्लड है तो फ्लड हर जगह तो नहीं आएगा. तो जहाँ पर भी ये इवेंट होगा वहाँ पर हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पर्टिकुलर इफ़ेक्ट को सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही देखा जा रहा हो. जैसे कई बार कि होता है ये है कि सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के इंडस्ट्री के अंदर भी टेक्सटाइल में सिर्फ इम्पैक्ट हो रहा है, सिर्फ डायमंड में इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक है, या जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो जो है आयरन एंड स्टील के प्राइस पे इफेक्ट हुआ था. ठीक है, तो ऐसी सब चीज़ें होती रहती हैं. नेक्स्ट है सीजनल चेंजेस. दीज चेंजेस रेगुलरली अकर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ with changing season. For instance, demand for certain good changes by season and accordingly production and employment may change. Definitely अलग अलग सीज़न में जो ह्यूमन बीइंग है उनकी डिमांड वेरी करती है. जैसे कि विंटर सीजन में जनरली जो बोल सकते हैं वार्म क्लोथ्स होते हैं, वुलन क्लोथ्स होते हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है. समर सीजन में कॉटन के क्लॉथ की डिमांड ज़्यादा होती है. तो सीज़न बाय सीज़न डिमांड वेरी होता है. अकॉर्डिंगली उस कमोडिटी का प्रोडक्शन और उसमें होने वाला एम्प्लॉयमेंट भी चेंज होता है. देन लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस. सो सम चेंजेस अकर इन अ गिवन डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेंड. दीज आर डायरेक्शनल चेंजेस विच अकर इन एन एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल सम रेगुलर सेल्स ट्रेंड. तो ये लॉन्ग रन चेंजेस होते हैं. और
सो थर्ड है लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। तो कुछ चेंजेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आते हैं एक ट्रेंड के तौर पे। ट्रेंड क्या होता है? जो रेगुलर बेसिस पर उसी डायरेक्शन में जा रहा हो उसे हम ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, ट्रेंड मतलब कि डायरेक्शन क्या रहा है चेंज का। ओके, तो जैसे सेल्स ट्रेंड है किसी पर्टिकुलर कंपनी का, तो जैसे जनरली देखा जाता है कि जब समर सीज़न आता है तो आइसक्रीम्स की जो सेलिंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक की सेलिंग क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि कई बार लॉन्ग रन में हमें कुछ ट्रेंड देखने को मिलता है जो हर साल कंटिन्यू रहता है, तो उसी को लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस कहा जाता है। देन साइक्लिकल चेंजेस हैं, तो ये डायनेमिक फ्लक्चुएशंस होते हैं जो इकोनॉमी में होते हैं। सो दीज आर द डायनेमिक फ्लक्चुएशंस अराइजिंग इन एन इकोनॉमी ओवर इट्स लॉन्ग रन ग्रोथ, लीडिंग टू राइज इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड फॉल आर कॉल्ड ट्रेड साइकिल। The rise and fall in economic activity is cyclical in nature। तो देखो ये एक ऐसा साइकिल होता है जो हर इकोनॉमी में एक्सपीरियंस होता है, जैसे एक्टिविटीज़ का बढ़ जाना, फिर एक्टिविटीज़ में स्लो डाउन आना, फिर बहुत ही लो लेवल पर चले जाना, वापस उसमें क्या होना? रिकवरी होना। तो इस तरह से क्या है हम इस जो ये ट्रेंड होता है जो हम एक साइकिल बोल सकते हैं। ओके, कि पहले इन्फ्लेशन है, फिर रिसेशन हुआ, फिर डिप्रेशन आ गया, फिर रिकवरी हुई, फिर इन्फ्लेशन आया। तो ये एक साइकिल होता है जो चलता रहता है, इसे साइक्लिकल कहा जा रहा है। सच चेंज अकर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमीज ऑल्सो गोज थ्रू दीज चेंजेस एंड द स्टडी ऑफ दीज डायनेमिक चेंजेस आर कॉल्ड ट्रेड साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। तो ये जो पूरा साइकिल है इसे हम ट्रेड साइकिल कहते हैं और इकोनॉमिक्स के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर इकोनॉमी को ये ट्रेड साइकिल फेस करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल। तो अकॉर्डिंग टू हर्बरलर, ट्रेड साइकिल इज एन इंटरवल दैट एम्ब्रेसेस ऑल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। तो हर्बरलर के हिसाब से ये एक इंटरवल है। ओके, टाइम पीरियड का इंटरवल है, गैप है, जहाँ पर ऑल्टरनेटिवली अलग अलग पीरियड्स आते हैं। कभी प्रॉस्पेरिटी के अच्छे दिन जिसे कहते हैं और कभी डिप्रेशन होता है जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही लो लेवल पर चला जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, तो वो बैड टाइम होता है। अकॉर्डिंग टू हॉट्रे, ट्रेड साइकिल्स आर कंटिन्यूस फेजेस ऑफ गुड एंड बैड चेंजेस अकरिंग इन द इकोनॉमी। तो बात वही है कि एक कंटिन्यूस फेज होता है अच्छे और बुरे चेंजेस का जो लगातार इकोनॉमी में आता रहता है। अब इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे पहला है कि दे डिपिक्ट डायनेमिक चेंजेस इन द इकोनॉमी। मतलब जो ट्रेड साइकिल होते हैं वो क्या डिपिक्ट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं? तो कुछ डायनेमिक चेंजेस, ऑब्वियसली डायनेमिक मतलब फ्लेक्सिबल, जो चेंजेस हैं तो ऑब्वियसली डायनेमिक होगा ही, जो कि इकोनॉमी में होता रहता है। दे डिपिक्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस। ट्रेड साइकिल में पॉजिटिव चेंज भी होगा, जैसे कि रिकवरी होना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर, इन्फ्लेशन की तरफ जाना, ये पॉजिटिव चेंज है। इन्फ्लेशन के बाद रिसेशन होना, फिर डिप्रेशन हो जाना, ये नेगेटिव चेंज है। तो लगातार ये चलता रहता है। दीज राइजेज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर। अब ये जो इन्फ्लेशन और डिप्रेशन आता है ये डेफिनेटली कई सारे फैक्टर्स इस पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कई बार डाउनफॉल का कारण बन सकता है। ठीक है, जैसे कई बार कोई कंट्री का वॉर चल रहा है, वहाँ पे भी उसका, जैसे रशिया और यूक्रेन है, उसके वॉर का उसकी इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। ट्रेड साइकिल्स हैव वेरियस फेजेस एंड ईच फेज डज नॉट लास्ट फॉर अ यूनिफॉर्म पीरियड। ओके, तो ये जितने भी फेजेस, 4 फेजेस मैंने आपको बताया मेरे वर्डिंग्स में। एक मैंने बताया आपको इन्फ्लेशन, फिर मैंने बताया रिसेशन, फिर बताया मैंने डिप्रेशन और रिकवरी। तो ये हर एक फेज के जो टाइम पीरियड होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते, कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। तो सबसे पहला फेज होता है बूम या इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसा फेज होता है ना जहाँ पर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, डिमांड एक हायर लेवल पे होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हायर लेवल पे होती हैं, डिमांड हायर लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा पीरियड माना जाता है। हालांकि कई बार प्राइजेस भी राइज होते हैं इन्फ्लेशन में। ओके, और इसलिए कई बार इन्फ्लेशन कंट्रोल भी करना पड़ता है। दिस इज अ पीरियड व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी रीचेज द मैक्सिमम ग्रोथ लेवल इन अ गिवन टाइम पीरियड, डिमांड हैव पीक्ड एंड सो हैव इनकम्स एंड प्रॉफिट।
दस दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड पीक पीरियड। तो ऑब्वियसली अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो इनकम भी ज़्यादा होगी। ओके, बिजनेस अच्छा रन करेगा, प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो ओके, तो यहाँ पे एक पीक लेवल होता है। एक बार पीक लेवल पे पहुँचने के बाद फिर अब कोई चीज़ कंटिन्यू तो नहीं रहती ना, उसमें फिर डाउनफॉल आ सकता है। तो वहीं से समझ लो रिसेशन शुरू हो गया। एक पीक पे पहुंचने के बाद जब डाउनफॉल शुरू होता है तो वही रिसेशन होता है। ओके, सो रिसेशन में दिस पीरियड फॉलोज द पीरियड ऑफ बूम व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी पीक्स इन अ गिवन पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट हैव रीच्ड द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, अ स्लोडाउन अकर्स, डिमांड स्लोज डाउन, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉलोज। तो जैसा मैंने बताया कि एक बार पीक पे पहुंचने के बाद एक डाउनफॉल आता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, डिमांड के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। मतलब एक साइकिल है, जैसे कि डिमांड कम हुई तो अकॉर्डिंगली डिमांड को कम देखते हुए प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। फिर अगर प्रोडक्शन ही कम करना है तो एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आ जाएगी। ओके, तो एक स्लो डाउन अकर होता है और इसी को रिसेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है डिप्रेशन। The slowdown in the recession phase continues to cause a depression when all activities reach a minimum level under those circumstances. The confidence of buyers, producers and investors in the economic activity is at its lowest. In the phase of recession, consumers start expecting further fall in prices and reduce the demand in expectation of further price fall. With the fall in demand, production falls and employment falls, causing further reduction in the demand, thus a depression is caused. तो रिसेशन के बाद फिर डिप्रेशन आता है। होता क्या है कि जब यही रिसेशन जो स्लो डाउन है एक्टिविटीज़ के अंदर कंटिन्यू होता है तो यही आगे चल के डिप्रेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिमांड में कमी आई तो प्राइसेस में कुछ कमी आ ही जाती है, क्योंकि डिमांड कम होने पर सप्लाई एक्सेस होता है तो प्राइसेस में थोड़ी कमी आती है। लेकिन बाद में क्या होता है, कस्टमर को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में प्राइसेस और फॉल होंगे तब हम परचेज कर लेंगे। इसी एक्सपेक्टेशन में डिमांड में और कमी आ जाती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। और जब ये डिमांड और कम हो जाता है तो प्रोडक्शन भी और कम करना पड़ता है, और प्रोडक्शन को और कम करने के लिए फिर फर्दर और एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा, उनकी इनकम और डाउनफॉल आ जाएगी, और इस तरह से पूरा साइकिल नेगेटिव की तरफ जाएगा। और यही बाद में डिप्रेशन कहा जाता है। जब बॉटम मोस्ट लेवल पर चीज़ें पहुंच जाएं, एक्टिविटीज़ बॉटम मोस्ट लेवल पर आ जाएं, तो हम कहते हैं कि डिप्रेशन का फेज़ चल रहा है। ओके, और इसके बाद का जो फेज़ होता है वो है रिकवरी का। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली बॉटम लेवल के बाद एक समय ऐसा आएगा जब चीज़ें इम्प्रूव होंगी, रिकवरी होगा, ठीक है। सो व्हेन डिप्रेशन लास्ट फॉर सम टाइम, that suppressed demand start emerging. Government may try to boost investment and employment, and certain times technological changes happen in the long run. This leads to a recovery of demand, employment and investment. These types of cycles occur in all economies and all economic activities in the long run. However, in market oriented economies, these occur more openly while they may be suppressed by the state in the state controlled economies, ठीक है। तो जब डिप्रेशन कुछ समय के लिए रहता है उसके बाद धीरे धीरे डिमांड जो है अराइज होने लगता है, इमर्ज होने लगता है। गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर ट्राई करती है कि जो ये इकोनॉमी रुक सी गई है, डाउनफॉल आ गया है, उसमें थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाए। गवर्नमेंट नए नए प्रोजेक्ट शुरू करती है जिससे क्या होता है कि नए नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है, वो अपना डिमांड बढ़ाते हैं। ओके, तो जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो हर इंडस्ट्रीज़ में फिर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना पड़ेगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर जो पूरा इकोनॉमी का जो चक्का है, जो व्हील है, जो जाम हो चुका था, फिर से वो घूमने लग जाता है। ओके, और ये जो ट्रेड साइकिल का फेज़ है ना, ये इकोनॉमीज़ में आते ही हैं। हालांकि जो मार्केट ओरिएंटेड है इकोनॉमीज़ है, जो कैपिटलिज्म जहाँ पे है, जो टोटली मार्केट बेस्ड है, वहाँ पर ये ओपनली होता है, ज़्यादा आता है। जबकि जो सोशलिज्म जहाँ पर है, जो स्टेट कंट्रोल्ड है या स्टेट का इंटरफेरेंस है, वहाँ कई बार जो है स्टेट अपने लेवल पर फेजेस को सप्रेस भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 का डिस्कशन ओवर होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, राइट, शेयर कीजिए जितना हो सकता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।